दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम जानेंगे सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं 2024 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ज्ञान क्या है, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने क्या कहा था बताइए। तो एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है बोलेंगे, या पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किए जाते हैं। यस, बच्चे द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जहां पे ये वर्ड दिखा ना, वही आपको टिक लगा देना है। तो जीन पियाजे का मानना था कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय वो बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो जो ज्ञान है ना, वो बच्चों के द्वारा निर्मित किया जाता है। आपको दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन 2 ही सही है। ये बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है ज्ञान। ठीक है, बाकी है जैसे अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होने के बजाय जन्मजात, नहीं, जन्मजात तो होता ही नहीं है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहज निर्मित, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 ही सही हो जाएगा। तो जीन पियाजे ने ये थ्योरी उन्होंने दिया हुआ था, और जीन पियाजे ने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ था, है ना, जिसके अनुसार उन्होंने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या क्या चीज़ें होती है। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें एक है वो होता है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, 4 उन्होंने स्टेज बताए थे। एक होता है सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी पेशी अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक को माना गया है, जिसमें बच्चे पूरी रूप से अपने माता पिता पे डिपेंड रहते हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते नहीं हैं, मतलब कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको बोलते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। ठीक है, जिसमें बच्चों में अपलटावी वगैरह का गुण जो है वो विकसित नहीं हुआ रहता है। जैसे कि आपके एक साथ एक साइड आप नोट रखोगे, 100 का नोट, और एक साइड 20 ठो 1-1 रुपये का सिक्का रखोगे, तो वो ना सिक्का को पकड़ेगा, नोट को नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उनमें नहीं होती है 2 से 7 वर्ष में। फिर तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं, जो 7 से 11 वर्ष की होती है, जिसमें ना बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, जैसे अपलटावी वगैरह का गुण उसमें आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें वो सीखने समझने लग जाता है, प्रकृति के बारे में जानने लग जाता है, तरह तरह की चीज़ें समझने लग जाता है, खिलौने को जानने लग जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर देता है। चौथा जो होता है वो होता है ऑपरेशनल, ये होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से 15 वर्ष है, जिसमें बच्चे जो है तरह तरह के क्वेश्चन करना, ज्ञान निर्माण करना और अमूर्त चिंतन भी करना स्टार्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो इस तरह से उन्होंने बुद्धि की संज्ञानात्मक विकास की उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है, जो कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, 0 से 2, फिर 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के बारे में, है ना, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। यही है जो कथन जो सही नहीं लग रहा है, यानी कि ऑप्शन यही सही होगा कि देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे, अलग अलग कल्चर के जो बच्चे हैं, वो एकदम एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे क्या? नहीं। किशोरावस्था क्या है? ये एक सामाजिक रूप से एक मान्यता है, सामाजिक बनावट है। समाज ने बनाया कि किशोरावस्था है, ये बाल्यावस्था है, यह शैशवावस्था है ना। तो एक समान तरीके से कोई जो बच्चे हैं, अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे, वो किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करते हैं और इसे एक साथ अनुभव नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि आप देखेंगे अलग अलग देश में अलग अलग रूल्स है। जैसे भारत में अलग एज में शादी करते हैं, आप विदेश में चले जाएंगे, ब्रिटेन वगैरह में, अमेरिका में, तो वो 30-40 प्लस के एज में शादी करते हैं। तो इस तरह से ये जो है ना, अलग अलग तरीके से ये वाला सही गलत हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है ना, एक समाज के द्वारा रचित एक रचना है ये। किशोरावस्था को आम तौर पर यौवन से शुरू करने के लिए माना जाता है, ये भी सही है।
और ये एक प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। हाँ, किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चे जो है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ते हैं, उनमें जैसे लड़कों में दाढ़ी मूछ का आना, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। ये भी सही है। जो सही नहीं है वो है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट वाला जो है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? बताइए, इनमें से कौन सा है एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? तो महारत, महारत मतलब क्या हो गया? महारत मतलब महारत हासिल करना, पढ़ते हैं ना, महारत हासिल करना करके, तो ये हो जाएगा अपमान के डर से असफलता सजा, ये तो महारत वाली बात नहीं है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, ये भी नहीं है। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और क्षमता को सुधारना, देखिए अपनी कौशल, अपना अपनी स्किल और अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी को सुधारने पर ध्यान देना, यही हो जाएगा महारत लक्ष्य अभिविन्यास। ठीक है, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड, ये भी नहीं होगा, तो थर्ड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्न में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो पहला देखिए, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। हस्तक्षेप नहीं करता मतलब नेगेटिव आ गया, कुछ ना कुछ तो हस्तक्षेप होना चाहिए ना। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक ज्ञान, कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्रथम स्रोत, ये भी नहीं होगा क्योंकि एकदम शिक्षक नहीं, बच्चे भी तो ज्ञान के निर्माता होते हैं ना। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन यानी सहारा प्रदान करता है, यही सही लग रहा है। तो निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेस एजुकेशन वाले में बच्चों, शिक्षक जो है ना बच्चों को प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के सामग्री देते हैं ताकि वो लर्निंग बाय डूइंग करे, करके सीखे, और आवश्यकता पड़ने पर उनकी हेल्प करे, आलंबन करे, उन्हें सहारा प्रदान करे, आलंबन प्रदान करे, तो यही सही होगा। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, ये कड़ाई मतलब नेगेटिव वर्ड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता खाली स्थान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को खाली स्थान सीखने में सक्षम बनाती है। तो क्या आ जाएगा? जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेज उन्होंने दिए हुए हैं, उसमें उन्होंने x को, एक अक्षर x है उसको अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता विकसित करने के लिए सोच रहे हैं। तो कौन सा आ जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो नहीं आएगा, मूर्त संक्रियात्मक ये भी नहीं आएगा, औपचारिक तो आएगा क्योंकि औपचारिक में आएगा ना अमूर्त चिंतन करने लग जाता है और सारी चीज़ों को समझने लग जाता है वो, यानी 11 से 15 वर्ष की एज में। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और साथ में बीज गणित और गणित, इसमें हम मानते हैं ना एक अज्ञात माना, ये एक्स है, इसकी आयु एक्स है, वाई है, ऐसा करके, तो ये होता है बीज गणित और गणना में के लिए होगा ये। तो ये एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं, और किसको सीखने के लिए? बीज गणित यानी अलजेब्रा में और काउंटिंग वगैरह में करने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? जानकारी का विश्लेषण करना, नॉलेज का एनालिसिस करना, इसकी आवश्यकता किसमें होगी? टू किल ए मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है? इसमें एक ही आंसर आएगा, इसमें एनालिसिस वाली बात ही नहीं है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? इसमें भी एक दो लाइन में क्लियर हो जाएगा। टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है? ये भी 1-2 वर्ड या एक सेंटेंस में कंप्लीट हो जाएगा। टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है? हाउ, ये देखिए, इसमें आप बोलोगे ना, उसमें एनालिसिस वाली बात है, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे। तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड करके बताया था ना। ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड मतलब ना जिसमें आप एक क्वेश्चन करोगे उसके बहुत सारे आंसर आएंगे, मतलब इतना लंबा खींच लो। और क्लोज्ड एंडेड में क्या होता है? क्लोज्ड एंडेड में ना लिमिटेड हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन करोगे वो लिमिटेड आंसर आएगा। जैसे इसमें ही देख लो,
नायक कौन है, तो फलाना है। उपन्यास का कथानक क्या है, तो ये है। उपन्यास का विषय क्या है, तो ये है। मतलब 1-2 सेंटेंस में क्लियर, 1-2 वर्ड में खत्म। लेकिन ओपन एंडेड में कैसे करते हैं, लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं, इसमें बहुत सारा आपको लिखना पड़ेगा। तो ये होता है ओपन एंडेड, और क्लोज एंडेड में लिमिटेड रहता है। तो ये समझ गए ना। तो इसमें विश्लेषण करने की आवश्यकता किसमें होगी, ओपन एंडेड में, यानी कैसे वाले में। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन ए है, छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो ये तो सही लग रहा है कि छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने, स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना तब होगी जब उसे स्कूल से एक अटैचमेंट हो, लगाव हो, है ना। और दूसरा ये बोल रहा है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है। अगर आपके पास इमोशन है, अटैचमेंट है, तो आप जल्दी सीखोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर आपको इंग्लिश इंटरेस्टिंग लगता है, इंग्लिश सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा हो, तो आप इंग्लिश को बहुत जल्दी से सीख जाओगे, जल्दी आप बोलना सीख जाओगे, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा तब। अगर आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता हो तो मैथ्स आप फटाफट बनाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सवाल बनाने में मज़ा आएगा। लेकिन यही चीज़ है कि अगर आपसे कोई भावना ही ना हो, आपको इंटरेस्ट ही ना हो, अगर आपको टीचर से लगाव ना हो, अगर आपके उस सब्जेक्ट्स के उस स्कूल से लगाव ना हो, तो आपको पढ़ने लिखना बिल्कुल भी बोझ लगेगा। कब खत्म होगा एग्जाम, ऐसा लगेगा, है ना। जैसे आप ये भी आप सोच सकते हो, जैसे आपकी टीचर है, आपको जो टीचर पसंद है, तो आप जाहिर सी बात है उस टीचर का जो सब्जेक्ट है ना वो आपको बिल्कुल पसंद होगा। तो ये होता है। तो भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ए और आर, है ना, ये दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, बताइए किसको प्रोत्साहन मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन करने से। तो ये जो है ना जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाएगा। तो ये आ जाएगा ऑप्शन 2 ही सही है कि पाठ्य पुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना है, किस तरीके से किया जाता है, इस तरह के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठा रहे हैं, एक तरह से उन लोगों को हम चुनौती दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और सामान्य पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, या मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता को नज़रअंदाज करना चाहिए, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो बताइए, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता, अब जाहिर सी बात है कि शिक्षार्थी यानी विद्यार्थियों के बीच में व्यक्तिगत रूप से भिन्नता होती ही है, अलग अलग रहते हैं लोग, अलग अलग टाइप से दिमाग भी होता है। तो उनको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, और उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई ये विविधता जो है ना ये आवश्यक है, ये हमारे गुणों क्वालिटी को बताता है कि हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो बराबर नहीं है, 5 उंगलियों की अलग अलग खूबियां होती है ना, अलग अलग विशेषता है। तो ऐसा आपको बताना है, एग्जाम्पल देना चाहिए, अपने पास्ट जो एक्सपीरियंस है ना उसको भी बच्चों को समझाना चाहिए। तो ये है व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए शिक्षक को बताना चाहिए कि ये विशेषता के रूप में है ना, सब में अपने अपने क्वालिटी है, कोई किसी से अलग नहीं है। और ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सूरज है ना, सूरज है और चंद्रमा है, तो सूरज और चंद्रमा अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है, उसकी तुलना हम नहीं कर सकते, तो इसलिए बोलना चाहिए कि ये विशेषता है, क्वालिटी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और ये लास्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, एक प्रगतिशील कक्षा है और उस कक्षा में आकलन असेसमेंट बताइए। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो आकलन है, असेसमेंट है, वो मानक संदर्भित होता है या गतिशील होता है या वस्तुनिष्ठ होता है या योगात्मक होता है। तो प्रगति मतलब गति, तो प्रगतिशील कक्षा में आकलन जो होता है वो क्या होता है, गतिशील होता है। तो ये ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।